सभी साथियों को नमस्कार। मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले साइकोलॉजी से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि अपने 20 अंक के होंगे। क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरुआत करें आज की क्लास की। आज का पहला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु के हाथ पैरों में स्वतः क्रियाएं अथवा गतियों का होना कहलाता है। देखो, गर्भावस्था में जो शिशु होता है, गर्भस्थ जो शिशु है वो स्वतः ही हाथ पैरों को हिलाता रहता है ना। जो स्वतः जो इस प्रकार की जो गतियां होती है या जो मोमेंट होते हैं, है ना, तो इस प्रकार की स्वतः होने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मोरो, ऑप्शन बी है रूटिंग, ऑप्शन सी है फिटल एक्टिविटीज, ऑप्शन डी है परचुनेट पीरियड। तो देखो, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी, फिटल एक्टिविटीज। क्या हो जाएगा? फिटल एक्टिविटीज। इसके अतिरिक्त अगर अपन बात करें अन्य ऑप्शन की, तो मोरो का मतलब क्या होता है? मोरो होता है, मोरो अवस्था होती है नवजात शिशु के आगे यदि अपन कोई वस्तु लाते हैं तो वो उस वस्तु को हाथ एवं पैरों से पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये जो अवस्था है या ये जो क्रिया है, इसको अपन मोरो कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन मोरो कहते हैं। और रूटिंग किसको बोलते हैं? रूटिंग अवस्था में क्या होता है? नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है ना। यदि आप गाल को छुओगे तो वो अपना मुंह खोल लेगा। इस क्रिया को बोलते हैं रूटिंग। क्या बोलते हैं? रूटिंग। और परचुनेट पीरियड किसको बोलते हैं? जब शिशु का जन्म होता है, ठीक है, तो शिशु के जन्म के समय अम्बिलिकल जो कार्ड होती है ना, या प्लेसेंटा, या जिसको अपन बोलते हैं आंवल, तो उसको काटकर बच्चे को मां से अलग कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं परचुनेट पीरियड, है ना। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो जो आंवल होती है, अम्बिलिकल कार्ड होती है, उसको काटकर अलग कर दिया जाता है माँ और बच्चे को। तो इसको बोलते हैं परचुनेट पीरियड। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। परिभाषा है। तो ये जो वंशानुक्रम की परिभाषा है वो किसने दी है? ऑप्शन ए है बी एन झा, ऑप्शन बी है आर एस वुडवर्थ, ऑप्शन सी है गेरट, और ऑप्शन डी में है क्रो एंड क्रो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी, आर एस वुडवर्थ। आर एस वुडवर्थ की ये परिभाषा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा एक अभिग्रहित अधिगम से संबंधित नहीं है? मतलब यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में 4 बिंदु है, तो इनमें से कौन सा एक बिंदु है वो अधिगम से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए है अधिगम अभ्यास से प्रभावित होता है, ऑप्शन बी अनुभव अर्जित करना अधिगम है, ऑप्शन सी अधिगम बाह्य होता है, ऑप्शन डी अधिगम आंतरिक होता है। तो देखो, ऑप्शन ए में दे रखा है अधिगम अभ्यास से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है। यदि अपने को कोई चीज आती नहीं है ना, अधिगम का मतलब सीखना, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको अपन बार बार अभ्यास करके सीख सकते हैं, है ना। जैसे मान लिया कि आपको बाइक चलाना या कार चलाना या साइकिल चलाना नहीं आता है, तो एक बार में तो साइकिल चलाना या कार चलाना सीखा नहीं जाएगा। या किताब में कोई चीज़ पढ़ी हुई लिख कर तो साइकिल चलाना सीखेंगे नहीं, उसका तो अपने को बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। तो बार बार अभ्यास करने से साइकिल चलाना है, कार चलाना है, व्यक्ति सीख सकता है। मतलब अधिगम अभ्यास से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में अनुभव अर्जित करना अधिगम है। तो अनुभवों को अर्जित करना भी क्या है? एक प्रकार से अधिगम है। किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु के बारे में जो अपन अनुभव अर्जित करते हैं वो सीखना ही तो है ना। सीखने से ही तो अनुभव आता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी है अधिगम बाह्य होता है। बिल्कुल सही बात है। अधिगम है बाह्य होता है क्योंकि ये व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम जो होता है वो व्यवहार में परिवर्तन लाता है, और व्यवहार जो होता है वो बाह्य होता है। व्यवहार कैसा होता है? बाह्य होता है, इसलिए अधिगम भी बाह्य होता है। ऑप्शन डी अधिगम आंतरिक होता है, ये गलत है। देखो, अधिगम आंतरिक नहीं होता, परिपक्वता आंतरिक होती है ना। परिपक्वता आंतरिक होती है क्योंकि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है और व्यवहार बाह्य होता है, अतः अधिगम भी क्या होता है? बाह्य होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? मतलब
एक शिक्षिका है, वो कक्षा में जो बैठे हुए विद्यार्थी उनसे कहती है, क्या कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। आगे बात समझ में, ठीक है। अतः सभी विद्यार्थी अपना कार्य है वो स्वयं करे, है ना, बिना किसी अन्य की सहायता से करे। तो कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के विकास के जो चरण है, तो ये किस चरण की ओर संकेत कर रही है ना। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पूर्व औपचारिक चरण फर्स्ट, दंड परिवर्जन। ऑप्शन बी पूर्व औपचारिक चरण 2, व्यक्तिगता और विनिमय। ऑप्शन सी औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। ऑप्शन डी पर औपचारिक चरण 5, सामाजिक संविदा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी, औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था, है ना। मतलब बिना किसी सहायता के काम करना है, सभी को पहले से अच्छे से सिखाया गया है, तो मतलब कानून और व्यवस्था की पालना करनी है, ठीक है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। अगला 5वां प्रश्न देखते हैं। वारेन के अनुसार चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित किसी समस्या के समाधान तक पहुंचती है। ऑप्शन ए है प्रकृतिवादी। ऑप्शन बी वैचारिक। ऑप्शन सी प्रकृतिवादी एवं वैचारिक। ऑप्शन डी संज्ञानवादी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रकृतिवादी एवं वैचारिक। मतलब वारेन के अनुसार चिंतन प्रकृतिवादी तथा वैचारिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित किसी समस्या के समाधान तक पहुंचती है। अगला प्रश्न देखने से पहले एक विशेष सूचना दे दूं, और विशेष सूचना यह है कि आप हमारे YouTube चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पर आपको एक समयबद्ध तरीके से एक टाइम टेबल के तहत विभिन्न विषयों के क्विज मिलते हैं। तो क्विज अटेंड करके आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। इसके अतिरिक्त परीक्षा संबंधित जो भी सूचना है वो आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, ठीक है। और भी कोई अपडेट होता है तो वो भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न है, कथन ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। कारण आर, अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। ऑप्शन ए सिर्फ ए सही है एवं आर गलत है। ऑप्शन बी सिर्फ ए सही है। ऑप्शन सी सिर्फ आर सही है। ऑप्शन डी ए एवं आर दोनों सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, ए एवं आर दोनों सही है। मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक होती है ना। अभिप्रेरित करने से अधिगम प्रक्रिया वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ क्या करा, अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर उसको आकर्षित करती है व्यक्ति को। तो कहने का मतलब दोनों कथन है वो सत्य है। अगला प्रश्न है 7वां, सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन ए विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। ऑप्शन बी अलग करने और रैंक देने के प्रयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। ऑप्शन डी अभिप्रेरणा को बढ़ाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा को बढ़ाता है। देखो सीखने के लिए आकलन क्या है, अभिप्रेरणा को बढ़ाता है। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक चिकित्सक में कौन सी बुद्धि होती है ना। गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें उन्होंने 9 प्रकार की बुद्धियां बताई है। तो इनमें से एक चिकित्सक में कौन सी बुद्धि होती है। ऑप्शन ए तार्किक बुद्धि। ऑप्शन बी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन सी शारीरिक गतिज बुद्धि। ऑप्शन डी प्राकृतिक बुद्धि। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। देखो चिकित्सक के अलावा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है वो एक राजनेता, एक विक्रय अधिकारी मतलब एक व्यापारी में भी इसी प्रकार की बुद्धि है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है, मतलब सबसे अधिक उचित कथन कौन सा है। ऑप्शन ए है बालक अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऑप्शन बी बालिकाएं अधिक बुद्धिमान होती हैं। ऑप्शन सी सामान्यतः बालक बालिकाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं। और ऑप्शन डी बुद्धि लिंग से अप्रभावित रहती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी, बुद्धि लिंग से अप्रभावित रहती है। मतलब बुद्धि पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लड़का है या लड़की इसका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी बुद्धिमान हो सकता है और कोई भी मंद बुद्धि हो सकता है ना। तो बुद्धि का लिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए जो सबसे उपयुक्त कथन है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न की बात करें, अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, एक छोटे कद की महिला ऊंची हील्स के सैंडल पहनकर लंबी दिखना चाहती है, यह है। मतलब एक छोटे कद की महिला है, ठीक है, तो वो ऊंची हील्स के सैंडल पहनकर लंबी दिखना चाहती है, तो ये क्या, देखो ये समायोजन युक्तियों में से है। ये सवाल कहाँ से है, समायोजन युक्तियों में से है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है क्षतिपूर्ति, ऑप्शन बी औचित्य स्थापन, ऑप्शन सी विस्थापन और ऑप्शन डी है तादात्म्यकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्षतिपूर्ति, क्योंकि उसकी लंबाई कम है तो ऊंची हील्स के सैंडल पहनकर लंबाई को बढ़ाना चाहती है, मतलब वो क्षतिपूर्ति करती है। क्या करती है, क्षतिपूर्ति करती है। इसलिए जो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए क्षतिपूर्ति। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास यदि आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।